एवगेनी, सभी दर्शकों को शुभ संध्या। और आज मैं अलेक्जेंडर की तरह शायद आपकी तरफ से पेचीदा यूं कहें सवाल पूछूंगा एवगेनी लेविन से। येवगेनी लेविन अपनी स्क्रीन दिखाते हुए उनका जवाब देंगे और कुछ बातें समझाएंगे। मैंने सवालों की एक सूची तैयार की है, हम शायद उन पर चर्चा करेंगे और इसे एक पॉडकास्ट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। हमने सबसे पेचीदा, वास्तव में कठिन प्रश्न चुने हैं जिनका उत्तर हम केवल इस जूम कॉल पर ही दे सकते हैं। अब मैं येवगेनी को माइक सौंपता हूँ। हाँ, सभी को शुभ संध्या। आज हमारा प्रारूप ऊ एक विशिष्ट प्रकृति का होगा। प्रश्न उत्तर। तो अलेक्जेंडर, तुमने सवाल तैयार किए हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, है ना? मैं उन्हें जाहिर है पूरी तरह से नहीं जानता। और कुछ सवाल जाहिर है हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, लेकिन 50% सवालों के जवाब में 100% नहीं जानता, और तदनुसार यहीं और अभी जवाब दूंगा। तो चलो इस पर आते हैं, शुरू करते हैं। पहले किसी सवाल से शुरू करते हैं। शायद हम एक सामान्य प्रश्न से शुरू करें तो आरबी कॉर्प में आप किस प्रकार का आर्बिट्रेज इस्तेमाल करते हैं? हाँ, असल में आर्बिट्राज के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, और आर्बिट्राज सीईएक्स पर, डेक्स पर और ब्रिजेस के जरिए भी किया जा सकता है। तो असल में रणनीतियां बहुत हैं। हम अभी सीईएक्स यानी केंद्रीकृत एक्सचेंजों के साथ काम कर रहे हैं और सिंक्रोनस आर्बिट्रेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? उदाहरण के लिए सर्कुलर है। मैं संक्षेप में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और अभी ये प्रासंगिक क्यों नहीं है, और सिंक्रोनस क्या है, ताकि तुलना के लिए कुछ समानता हो। तो जैसे हम 5 साल पहले काम करते थे, 4-5 साल पहले हमने आर्बिट्रेज में अपनी गतिविधि शुरू की थी, और तब सर्कुलर आर्बिट्रेज बहुत प्रासंगिक था। यानी कि हमने एक एक्सचेंज पर खरीदा, दूसरे पर भेजा, वहां बेच दिया। तब ऐसी रणनीति क्यों प्रासंगिक थी? क्योंकि एक्सचेंज एक दूसरे के साथ कीमतों को समायोजित नहीं कर पा रहे थे। तब एक्सचेंजों पर इतने स्वचालित तत्व नहीं थे जिससे उच्च गुणवत्ता वाला सर्कुलर आर्बिट्रेज संभव था। बाद में समय के साथ हर साल स्वाभाविक रूप से एक्सचेंजों में सुधार हुआ, एक्सचेंज सेगमेंट में सुधार हुआ, सुरक्षा के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया और इसी तरह की चीजें। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सर्कुलर आर्बिट्रेज फायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि जब आप एक एक्सचेंज से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो दर बदल सकती है, और आप सिर्फ कमा ही नहीं सकते बल्कि घाटे में भी जा सकते हैं। तो इसलिए सिंक्रोनस आर्बिट्रेज पर विचार किया जाने लगा। यह क्या है? हम एक ही समय में एक एक्सचेंज पर खरीदने और दूसरे पर बेचने के लिए बराबर राशि भेजते हैं। यानी असल में जैसे हमारे पूल अभी काम करते हैं। मान लीजिए हम तो 50,000 USDT MIX पर भेजते हैं, और एक तरह का स्वैप यानी कन्वर्ट करते हैं। हम उनसे सोल खरीदते हैं, और फिर गेट पर हम $50,000 के बराबर सोलाना भेजते हैं। सोलाना को USDT में बदला जाता है, और अंतर के कारण एक निश्चित स्प्रेड बनता है। ये स्प्रेड और लेन देन का हैश हम सीधे निजी खाते में दिखाते हैं। मम मूल रूप से पहले सवाल का जवाब यह है कि वर्तमान समय में सिंक्रोनस आर्बिट्रेज लाभप्रदता के दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि ये तुरंत होता है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि लेन देन एक ही समय में दो एक्सचेंजों पर एक साथ होता है, जो संपत्ति हानि के जोखिम कम करता है, जैसे और ऐसी ही बातें। सो बस ये फिर से। हाँ, अब मैं समझता हूँ हम खुद सिस्टम पर विस्तार से चर्चा करेंगे, हाँ, कि अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है उन भागीदारों के लिए जो सिर्फ डैशबोर्ड नहीं बल्कि इसे व्यावहारिक रूप से समझना चाहते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि इस झूम में हम उन सभी एक्सचेंजों पर चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये अक्सर पूछा जाता है, कंपनी कौन से आर्बिट्रेज बॉट इस्तेमाल करती है? ठीक है, हम जूम पर हैं। मेरी एक तकनीकी बात थी, मैं इस पर ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, ठीक है? मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, और हम संक्षेप में देखेंगे कि कौन से बॉट इस्तेमाल होते हैं, उनकी संख्या और गुणवत्ता क्या है, बस मुख्य बिंदुओं में, क्योंकि यह जानकारी वैसे भी हम समय के साथ वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे।
तो अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वैसे ये ऐसे सवाल हैं जो तुम अभी पूछ रहे हो, मुझे लगता है कि हम इनसे एक निश्चित मॉडल बनाएंगे और उन्हें एफएक्यू में जोड़ेंगे, जहां कोई भी व्यक्ति हर रणनीति और हर बॉट के बारे में विस्तार से पढ़ सकेगा। मूल रूप से इस जूम के बाद मुझे लगता है कि हम इस पर काम करेंगे, इसे तकनीकी विभाग को देंगे ताकि वे इसे कर सकें। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। देखा? एक पल और। साफ है। सब बढ़िया है। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, एक अपडेट है। तो ये हमारी, खैर फिर से ये संरचना मुख्य रूप से मेरे लिए बनाई गई है और दर्शकों को ये दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। हमने सिद्धांत रूप में जब पहला तकनीकी झूम रिकॉर्ड किया था, तो वास्तव में हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि जटिल बातों को सरल शब्दों में समझाया जा सके। बाईं ओर के कॉलम में हमारे पास आर्बिट्रेज बॉट हैं, जैसे कि वे जिनसे हम ट्रेड करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जो एक्सचेंजों पर हैं। यानी यह एक क्लासिक आर्बिट्रेज बॉट है, इससे ऐसे कहें एसेट ट्रांसफर के साथ आर्बिट्रेज। फिर से हम सब कुछ विस्तार से बताएंगे, सब कुछ वेबसाइट पर लिखेंगे। यानी हम इसे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा बॉट क्या है। मैं अभी इस पर ध्यान नहीं दूंगा, फिर से दोहराता हूं, हम इसे वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएंगे। मैं अभी बस मॉडल दिखा रहा हूं। संक्षेप में कहें तो ये तीन बॉट मुख्य हैं। ये तीन बॉट वास्तवटी ये वो बॉट हैं जो इन बॉट्स को नियंत्रित करते हैं। और आखिरी वाला वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बॉट्स में से एक है, जो सभी बॉट्स को नियंत्रित करता है ताकि पार्टनर और कंपनी को कोई नुकसान ना हो। तो सभी मॉडलों की विस्तृत जानकारी हम उन्हें साइट पर डालेंगे। फिर से बता दूं, जहां लोग इस जानकारी से परिचित हों और ये कैसे काम करता है, इसे और विस्तार से समझें। आगे मूल रूप से एक कोड है कि हम कैसे एक्सचेंज से जुड़े हैं। जो समझते हैं वे समझते हैं, जो नहीं समझते वे कम से कम इस पल को देखते हैं। आगे उस विशेष बॉट का प्रोग्राम बॉट है, तो हम इसे खोलते हैं। आप पीसेस, यानी वे बिल्कुल अलग हैं सिद्धांत रूप में, आप देख सकते हैं, और एपीआई रिपोर्टें। वास्तव में अब हमारे सभी बॉट एकीकृत हैं, क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग के समय हमारे तीन बॉट अभी भी परीक्षण में थे कि वे किसी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अब वे सभी पूरी तरह से जोड़ दिए गए हैं। यहाँ रिपोर्ट है। तो अगर हम अपनी हाल की, हाँ 26वीं, मतलब हमारी हाल की डील्स को देखें, जिनमें सफलता मिलती है और जिनमें, ठीक है, ऐसा स्टेटस होता है कि डील असंभव है, क्योंकि बॉट एक खास गलती का पता लगाता है और फिर एक तरह से ऑपरेटर शामिल होता है, वो डील पूरी कर सकता है। अगर एक स्तर नाजुक है, वह जांच रहा है। हाँ, यदि मानो बेशक हमारा सूचक 3 है, तो यह सौदा शुरू ही नहीं होगा। वस्तुतः यह हमारे प्लेटफॉर्म पर होता है। हमारे पास एक निश्चित समय सीमा है जिसके अनुसार यह सौदा बनता है। यानी एक निश्चित समय होता है, और मुझे लगता है कि कई भागीदारों ने पूछा है कि पहले एक सौदा बनता है और फिर उसके पूरी तरह बनने से पहले ही स्थिति क्यों बदल जाती है ना? यही स्थिति में बदलाव है, क्योंकि बॉट देख नहीं पाता। हाँ, बस मौजूदा ट्रेडिंग में कुछ जोखिम के तत्व हैं, इसीलिए एक्सचेंज और कोर्ट्स में पहले से ही बदलाव आ रहा है। तो यानी जो अपने डैशबोर्ड पर ध्यान से नजर रखता है, वह इसे जरूर देखेगा, और ऐसा अक्सर होता है। तो संक्षेप में हम यहाँ ज्यादा नहीं रुकेंगे। यानी 7 आर्बिट्रेज बॉट जिनका उपयोग हम अभी करते हैं। बेशक डेक्स पर आर्बिट्रेज जोड़ने पर अपनी रणनीतियां भी होंगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी खुले होंगे, और हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हम अभी यहीं पर सी एक्स आर्बिट्रेज पर ही विस्तार से बात कर रहे हैं। अगला सवाल। ठीक है, शो अब शायद हम कुछ गहरे सवालों की ओर बढ़े। सर्वर कितने हैं और वे किन देशों में स्थित हैं?
तो सर्वर की बात करें तो असल में हम अभी लगभग 26 एक्सचेंज और स्वाभाविक रूप से 26 जगहों का उपयोग कर रहे हैं जहां हमारे ये सर्वर स्थित हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बायबिट को लें तो ये सिंगापुर और अमेजन है, ये हैं इस सर्वर की विशेषताएं। सो ये समय सीमा हमें संकेत दे रही है कि सब ठीक है, हम इनके साथ काम कर सकते हैं। यहाँ भी हम वही देखते हैं, अमेजन कनाडा, और यहाँ विशेषताएं हैं, देश, विशेषताएं, देश, और असल में प्रदाता और प्रतिक्रियाएं जो हमारे पास हैं। यानी हम ये सब क्लिक कर सकते हैं। जाहिर है नीचे सीधे सर्वर टू सर्वर उपयोग का एल्गोरिथम है ना। मतलब हमारा सर्वर जो सीधे एक्सचेंज से जुड़ा है और जिसके माध्यम से ये जुड़ा है। अभी तो वैसे कोई समस्या नहीं है, मैं देख रहा हूँ, हाँ फिर से सब ठीक है। अभी वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। जब हम पहला तकनीकी झूम रिकॉर्ड कर रहे थे तब कुछ एक्सचेंज हमें कोई वैल्यू बहुत देर से दे रहे थे, हमारा रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा था, सब कुछ लाल दिख रहा था। नतीजतन हम उन एक्सचेंजों पर कोई सौदा नहीं कर पाए। पहले हमें लगा कि ये खुद एक्सचेंज की डेटा देने की समस्या है ना। यानी बहुत देर तक दे रहा था, नहीं वैसे हमने बाद में समझ लिया दरअसल ये सर्वर की सेटिंग थी, यानी संचार के लिए उन्हें सही से कॉन्फ़िगर करना था। इसलिए सिर्फ सर्वर होना ही नहीं, उसे सही से सेटअप और माइग्रेट भी करना होता है ताकि एक्सचेंज से पूरा सिंक्रनाइजेशन हो। हाँ, क्योंकि एक्सचेंज से जो कुछ रिक्वेस्ट आती हैं वो एक नहीं बल्कि प्रति सेकंड कई रिक्वेस्ट हो सकती हैं। हाँ, तदनुसार को तो कुछ हद तक एक कतार बनती है और इस कतार के कारण प्रतिक्रिया में विलंब होता है, यानी बॉट। खैर, हम इस पर आगे विचार करेंगे। यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तदनुसार वह इस पर प्रतिक्रिया करता है और लेन देन करने से रोकता है। हालांकि असल में सर्वर को बेहतर ढंग से कॉन्फ़िगर करना होगा, इसलिए मेरे विचार से ये एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी ये खास तौर पर सर्वर का हिस्सा है। वो तो संक्षेप में हम इसे मुख्य बातें करें ताकि समय न लगे। हाँ, मुझे लगता है ये पर्याप्त से अधिक है। चलो कंपनी के सिक्योरिटी बॉट्स पर बात करते हैं। हम सुरक्षा पर, फिर हमारे पास एक मॉडल है। तो पहले तकनीकी झूम के बाद मेरे कई पार्टनर्स ने मुझसे पूछा कि आर्बिट्रेज बॉट्स और सिक्योरिटी बॉट्स में क्या अंतर है, क्योंकि मूल रूप से ये मोटे तौर पर कुछ हद तक समान ही हैं। हाँ, वे समान हैं लेकिन उनकी कार्यक्षमता बिल्कुल अलग है। यानी आर्बिट्रेज बॉट्स भी आर्बिट्रेज बॉट्स ही हैं लेकिन उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम में अलग किया गया है। क्यों? क्योंकि हर बॉट का विवरण मैं साइट पर डालूंगा ताकि लोग इसे देख सकें। हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा है। एपीआई कनेक्शन है तो मॉडल कोड भी है, एपीआई रिपोर्टें भी हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। सौदा स्वीकृत, सौदा निषिद्ध। जब सौदा निषिद्ध होता है तो मैं फिर से कहता हूं जो हमने थोड़ा ऊपर चर्चा की थी कि यदि सौदा निषिद्ध है तो तुरंत दूसरा सौदा चुना जाता है, इसलिए यह सौदा नहीं किया जाता। हालांकि हम देखते हैं कि प्रति इकाई स्प्रेड 0.42 है पर उल्लंघन हुआ था। तो सिक्योरिटी बॉट्स ही वे बॉट्स हैं जो फंड्स की सुरक्षा के लिए और आर्बिट्रेज कमांड्स की सुरक्षित निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, बॉट द्वारा आर्बिट्रेज कमांड्स के। इसलिए मैं उनमें से किसी एक को मुख्य नहीं कह सकता। अगर हमने बॉट्स को ऐसे बांटा है कि 3 मुख्य, 3 गौण और एक सब कुछ नियंत्रित करता है, लेकिन यहाँ मॉडल थोड़ा अलग है। यहाँ हर बॉट एक दूसरे को नियंत्रित करता है और परिणाम स्वरूप जब व्यापार के लिए, हाँ आर्बिट्रेज व्यापार के लिए निर्धारित मापदंडों की पूरी समझ होती है तो हमें ऐसा परिणाम मिलता है। तो जब बॉट्स के बीच कोई टकराव नहीं होता, यहाँ एक छोटा सा टकराव है, तो ऐसे मामूली से दिखने वाले टकराव में भी ये बॉट दिखाता है तो सौदा रद्द हो जाता है। फिर से कहूंगा, हालांकि स्प्रेड बहुत अच्छा है लेकिन हम नीचे यह भी देखते हैं कि मान लीजिए प्रति यूनिट 0.35 का स्प्रेड काफी अच्छा था और सौदा स्वीकृत हो गया था। यानी हमारे पास एक उदाहरण है, मोटे तौर पर कहें तो पीला वाला ये विचाराधीन है। तो देखिए, रद्द किए गए सौदों को छोड़कर सभी सौदे पूरे हो जाते हैं।
विचाराधीन क्या है? सौदा विचाराधीन है। हमने पहले तकनीकी झूम से भी पूछा था। यह वह सौदा है जो हमें तुरंत याद रहता है, यानी यह वास्तव में किया जाता है अगर कोई गंभीर समस्या नहीं दिखती। स्वाभाविक रूप से हमारे पास दिन में 4 ऑपरेटर ड्यूटी पर होते हैं। यह सब स्वचालित रूप से होता है, लेकिन हर पल पर नजर रखने के लिए एक ऑपरेटर होना जरूरी है। यानी कि अगर हम सब कुछ अपने आप होने देते तो ऐसे समय में भी जब डील पर सवाल उठ रहे हैं वह पास नहीं होती, मतलब हम पैसे खो देते। इसीलिए ऑपरेटर की जरूरत है। वह तो बस अभी मौजूदा समय में अपनी एडमिन पैनल में ही इस डील की पुष्टि कर देता है। अगर वह देखता तो होता कि कोई महत्वपूर्ण स्तर नहीं है, यानी ऐसा लाल तत्व, तो वह एक्सचेंज द्वारा दिया गया कोड भी देखता है। किस कारण से? एक्सचेंज ने नहीं, बल्कि बॉट ने एक अनुरोध दिया और एक्सचेंज से जवाब प्राप्त किया। यदि यह वास्तव में नकारात्मक है तो सौदा नहीं किया जाता है, और यदि सब कुछ सकारात्मक है या कोई पीला तत्व है जो एक मध्यम स्थिति है जिसे किया जा सकता है या नहीं भी, तो यह ऑपरेटर के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी गंभीर डील नहीं हुई है जो शून्य या घाटे में गई हो अब तक, और हम लगभग 1.5 महीने से काम कर रहे हैं। इसलिए तासा यह प्रणाली खुद अपना काम करती है। एक सुरक्षा प्रणाली के रूप में यह काफी अच्छी गुणवत्ता वाला काम दिखाती है। ये इसलिए नहीं कि एल्गोरिदम जटिल हैं, बल्कि इसलिए कि वे सही ढंग से सेट किए गए हैं। आखिर ये सभी एल्गोरिदम, ये बॉट इंटरनेट पर अलग अलग खरीदे जा सकते हैं। हाँ, इन्हें सुधारना होगा, हर बॉट को अपनी तरह से तैयार करना होगा ताकि वह पूरी प्रणाली में सही से काम करे। पर यह सब मिल सकता है, लेकिन यहाँ अधिग्रहण नहीं, बल्कि सभी तत्वों की सेटिंग और सिंक्रनाइजेशन का सवाल है, ताकि सिक्योरिटी बॉट जैसे आर्बिट्रेज बॉट के साथ काम करें और सर्वर साइड का अच्छा काम हो, यानी सर्वर पर इंस्टॉलेशन और एक्सचेंज के साथ अनुकूलन। तो यहाँ इस पूरी प्रणाली की फिल्टरिंग और सेटिंग्स की एक बहुत ही श्रम साध्य प्रक्रिया है, ताकि यह कुल मिलाकर परिणाम दे सके, ताकि प्रक्रिया में हमारे पास कोई नकारात्मक सौदे ना हो और ऐसे सौदे ना हो जो हमारी संपत्ति को, कंपनी की संपत्ति को घाटे में डाल सके। जारी रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मे, अब पूलों पर चर्चा का समय है। आप इस समय कितने पूल और किस मात्रा में उपयोग कर रहे हैं? तो हमारे पास पूल है ना? हाँ, ये रहे हमारे पूल। तो अभी देखो वेबसाइट के वेब संस्करण में क्या दिख रहा है। मिनी ऐप में बेशक हम इतना डेटा लोड नहीं कर पाएंगे, मैं तुम्हें चरण दर चरण बताता हूँ, फिर बताऊंगा कितने पूल हैं। वेबसाइट के वेब संस्करण में स्वाभाविक रूप से यह सब लागू किया जाएगा। फिर से ये इंटरफेस ये अब मेरे लिए ज़्यादा बना है, मेरे लिए देखने के एक साधन के रूप में। हाँ, जैसे किसी सौदे ने कितना दिया, तो मैं ये इतिहास देखता हूँ। व्यक्तिगत खातों में हम अब उन सभी पूलों को शुरू करेंगे जो ट्रेड हो रहे हैं। हर व्यक्ति अपना वर्तमान पूल देख पाएगा। अभी ऐसे 17 पूल हैं। स्वाभाविक रूप से कंपनी का पैसा यहाँ भी है। हम देख सकते हैं कि कौन सा व्यापार चल रहा है। ये हमें ऊपर दिखाता है कि क्या हो रहा है, कौन से एक्सचेंज, कौन से स्प्रेड। सो अगर आप बदलाव और स्प्रेड्स देखते हैं, इनकी वजह से देखिए, जैसे $97 का स्प्रेड है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। 99। तुम हम ऊपर आ रहे हैं 81। तो कई भागीदारों के मन में यह सवाल उठता है कि मेरा दैनिक आय मान लीजिए 1.3% था, और मेरे साथी का मान लीजिए 1.8। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति किस पूल में जाती है। आज सुबह की कॉफी ब्रेक में हमने इसी बात पर चर्चा की। शायद हम इस समाधान पर पहुंचेंगे कि संपत्ति की राशि कई हिस्सों में विभाजित की जाएगी, ताकि इसे विभिन्न पूलों में वितरित किया जा सके। तदनुसार व्यक्ति संपत्ति के एक हिस्से का उपयोग कर सकता है, जैसे मोटे तौर पर कहें तो 81 पूर्ण डेटा से स्प्रेड के रूप में और 99 के साथ भी। तो तदनुसार प्रतिशत अधिक है, और कुल मिलाकर औसत प्रतिशत ऐसे भागीदारों के लिए औसतन लगभग 1.7 देगा, जो सिद्धांत रूप में भागीदार और कंपनी दोनों के लिए स्वीकार्य है, क्योंकि कंपनी इस प्रकार अपने दायित्वों को पूरा करती है और अपना मुद्दा हल करती है। तो अभी हमारे पास 17 पूल हैं, सभी देखे जा सकते हैं।
साथ ही ये सब मैं फिर दोहराता हूँ वेबसाइट के वेब संस्करण में जोड़ा जाएगा। मुझे लगता है 1 हफ्ते में हम इसे तैनात कर देंगे और सभी पार्टनर आराम से देख और अवलोकन कर सकेंगे कि हम किस पूल में काम कर रहे हैं और कौन सा पूल अभी कितना स्प्रेड दे रहा है। ये सब रिसोर्स पर जोड़ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। तारीख, समय, वह एक्सचेंज जहां ये होता है, यूएसडीटी का लेन देन, यूएसडीटी का वॉल्यूम, एसओएल का वॉल्यूम और हमें मिलने वाला स्प्रेड, ये सब जानकारी हमारे निजी खातों में भी है, लेकिन हैश ट्रांजैक्शन के साथ, हैश ट्रांजैक्शन के डिस्प्ले के साथ। तो मूल रूप से मुझे लगता है कि यहाँ चर्चा मुख्य रूप से एक साधारण आय मॉडल पर है कि हम कितना कमाते हैं। ठीक है, श्योर। अब गलतियों पर आते हैं। क्या जिस लेन देन में कोई त्रुटि या मध्यस्थता में विसंगति होती है और आप इससे कैसे निपटते हैं? हाँ, निश्चित रूप से गलतियां हैं। हर एक्सचेंज में कहीं ज्यादा कहीं कम होती हैं। देखिए, यहाँ कुछ गलतियां हैं जैसे एक्सटी में, उनमें ज्यादा हैं। यानी फिर से यह आर्बिट्रेज की गलती नहीं है, बल्कि यह एक निश्चित क्वेरी की गलती है। तो रद्द किए गए, खैर मान लीजिए रद्द किए गए सौदे, ये तब होता है जब हमने अनुरोध दिया और किसी कारण से, फिर से कारण ये हो सकता है जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये सर्वर हो सकता है क्योंकि हम सभी त्रुटियों को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। ये कुछ डेटा के सिंक्रोनाइजेशन की गलती हो सकती है, या कोई भी ऐसी त्रुटि जो सामने आ सकती है जिसमें बॉट कोई आर दिशा पता लगाता है, हाँ, और जिसमें वह अभी सौदा करने की सलाह नहीं देता। सो असल में हर एक्सचेंज में कई गलतियां होती हैं, कुछ में कम, कुछ में ज्यादा। उदाहरण के लिए बाइनांस एक शीर्ष एक्सचेंज है, लेकिन देखिए बाइनांस ने इस अवधि में कितनी गलतियां की हैं। तकनीकी त्रुटियां भी हैं। इन त्रुटियों को हम सीधे कोड में देख सकते हैं। जो समझते हैं वे समझ जाएंगे कि यहाँ क्या बात हो रही है। कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि गलतियां निश्चित रूप से हैं और उनमें से कई गंभीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह एक सजीव इकाई है, स्वयं मध्यस्थता। तो हम इसे किसी निश्चित सजीव इकाई से जोड़ सकते हैं जो ऑनलाइन काम करता है यहीं और अभी। तो असल में यहीं और अभी हम स्प्रेड लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम यहीं और अभी बाजारों का विश्लेषण करते हैं। हमारे बॉट हमारे लिए काम करते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो वे बाजार का विश्लेषण करते हैं, नुकसान और फायदे देखते हैं, बॉट सौदे की लाभप्रदता या अलाभप्रदता का विश्लेषण करते हैं। स्वाभाविक रूप से हम एक्सचेंज को जो अनुरोध भेजते हैं और जो जवाब मिलते हैं, और गलतियां भी होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमारे काम और बीटा परीक्षणों में गलतियां ज़्यादा नहीं थीं। तो ज़्यादातर ये गलतियां सर्वर से ही जुड़ी थीं, जैसा मैंने ऊपर बताया। मतलब तुम बताओ, मैं बताऊंगा समय सीमाओं के हिसाब से। किनो सस्य हम तय समय सीमा में नहीं आ रहे थे, इसीलिए सर्वर एक्सचेंज हमें अनुरोध भेज रहा था। हम उसे मुश्किल से प्रोसेस कर पा रहे थे, जिससे कई त्रुटियां हुई और सौदे रद्द हो गए। लेकिन जब हमने ये सुलझा लिया, मैंने जूम पर कहा था कि यह हमारे लिए एक गंभीर परीक्षण महीना था। हमने वास्तव में कई ऐसी समस्याओं को दूर किया जिससे अब सिस्टम मेरे विचार से पूरी तरह से काम करता है। तो उन गलतियों के बारे में मुझे लगता है कि बस इतना ही है और कुछ कहने को नहीं है। बेशक वे मौजूद हैं जैसे शायद किसी भी व्यवसाय में, लेकिन हम उन्हें देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, अगर ये समस्या हमारी तरफ से है। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि ये एक विस्तृत जवाब है। मुझे ये भी जानना है कि कितनी एक्सचेंज शामिल हैं, क्या कोई मुख्य कोर है और ये कोर क्या है जहां सभी एक्सचेंज मॉनिटर किए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल है। अब हम उस पर जा रहे हैं। इसे हम देख रहे हैं। यह उह सभी आधारों का आधार है। यह हमारी है सर। पॉज तो मातीच है, तो फिर से देखिए, यह कोर का दृश्य भाग है। हम यहाँ देखते हैं सर, पॉज बाता पूरी कार्यक्षमता नहीं, यह कोर का संक्षिप्त संस्करण है। ये सभी डेटा जो अभी हमारे पास चल रहे हैं वे हमारी वेबसाइट पर दिए जाएंगे, है ना। सो
वेबसाइट पर इस मॉडल का पूरा एकीकरण होगा ताकि हर पार्टनर तुरंत देख सके कि किस क्रिप्टो करेंसी में, किस एक्सचेंज पर और किस देश में कौन सा स्प्रेड चल रहा है। हाँ, जो हम बड़े बदलाव देखते हैं क्योंकि बाजार बदलते हैं और ट्रेडिंग चलती रहती है, स्प्रेड भी बदलते हैं। लेकिन अगर हम कोर को भी देखें तो स्प्रेड हमेशा मौजूद होते हैं। हाँ, जब हम ऐसे ऊंचे स्तर देखते हैं तो कह सकते हैं, वाह, एक बिटकॉइन पर 900 हजार डॉलर कमाए जा सकते हैं। हाँ, हम वहां ऐसे पैसे कमा सकते थे अगर उस एक्सचेंज पर एक निश्चित वॉल्यूम होता। यानी हमेशा औसत मूल्य देखना चाहिए। फिर से मैं हमारे मुख्य पूर्ण मूल्य में कोट्स और पूरे स्टॉक एक्सचेंज के आधार के अलावा हमारे पास मात्राएं भी हैं। हमने इसे यहाँ शामिल नहीं किया क्योंकि यह दृश्य संरचना को ही तोड़ देता जो हम दिखाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आंकड़ों के आधार पर कहूंगा कि हमेशा सुनहरी मध्य रेखा चुननी चाहिए। हमारे पास एक बिटकॉइन के लिए 300 से 500 डॉलर का मध्य मूल्य है। असल में यहां कीमत और गुणवत्ता का तालमेल है। हमारे लिए गुणवत्ता का मतलब है एक्सचेंजों पर वॉल्यूम, ताकि हम इसे आसानी से बदल सकें, और स्थिर स्प्रेड जो हम लगातार देखते हैं। इसलिए बिटकॉइन अब वेबसाइट पे है। हमने सीमाएं खोल दी हैं, है ना। सीमाएं नहीं बल्कि लाभ का प्रतिशत जो यह या वह क्रिप्टो करेंसी देती है, फिर से कोर के आधार पर, है ना। मतलब आर्बिट्रेज रणनीति का उपयोग करके बिटकॉइन एक दिन में कितना दे सकता है, ये साइट पर उपलब्ध है। लेकिन हम सभी एक्सचेंजों का पूर्ण एकीकरण उपयोग करते हैं, जिनकी संख्या अभी लगभग 427 है। यानी नीचे और ऊपर स्क्रॉल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन फिर भी ये सब उपयोग किया जाता है। आगे हम एथेरियम भी देख सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन की तुलना में स्प्रेड छोटे हैं। पर बिटकॉइन और ईथर की कीमत ना भूलें। तो अगर हम फिर से ये सुनहरा मध्य, यह रेंज लें और मान लीजिए बिटकॉइन की कीमत को एथीरियम की कीमत से विभाजित करें, तो हमें बिटकॉइन से कम नहीं बल्कि उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा, और कुछ मामलों में तो उससे भी बेहतर। ये सब फिर से इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और किन बाजारों के साथ हम काम कर रहे हैं। इन सभी एक्सचेंजों को लागू करने के लिए मैं फिर से दोहराता हूं, हम अभी एक कानूनी मॉडल का उपयोग कर रहे हैं जिसके तहत हम 4 अलग अलग देशों में खुलना चाहते हैं। यानी हमारे पास चीन है, हमारे पास एक यूरोपीय होगा, हमारे पास अमेरिका होगा, हमारे पास कनाडा होगा। तो असल में मुझे लगता है कि 4 कंपनियों का ये मॉडल हमें उन सभी बाजारों को कवर करने की अनुमति देगा जिनकी हम अभी निगरानी कर रहे हैं और जिनका हम भविष्य में उपयोग करेंगे। हम सोलाना पर भी देख सकते हैं, यानी हम स्प्रेड देखते हैं, कुछ निश्चित अधिकतम और न्यूनतम। हमें बीच का लेना चाहिए, लेकिन यहां इसे 100 के रूप में लिया जाता है, क्योंकि अगर हम 1 इकाई लेंगे तो आर्बिट्रेज स्प्रेड नहीं होगा, कमीशन सब खा जाएंगे, हमें नुकसान होगा। लेकिन जब मात्रा 100 हो, जो हम अभी औसतन कमाते हैं, मोटे तौर पर, हाँ, यही सुनहरा मध्य है। यानी हमारे 50,000 सुरक्षित हैं, तो यही वे मान हैं जो हमारे पास हैं। लेकिन हम अभी शीर्ष एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, साथ ही अन्य देश भी जुड़ेंगे जैसे चिली, नाइजीरिया, अर्जेंटीना और वियतनाम। तो ताकत असल में तो एक्सचेंजों का प्राइस बहुत बड़ा है, और काम की गुणवत्ता, यानी यूं कहें तो पूंजीकरण जो कंपनी पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकती है, जब हम लागू करेंगे सभी एक्सचेंज, हम अपनी साइट पर मौजूद सभी क्रिप्टो करेंसी को लागू करेंगे। यानी कंपनी 1 अरब डॉलर से अधिक के साथ आसानी से काम कर सकती है, जिससे हम अधिकतम पूंजीकरण और विस्तार कर सकें, और इस बात की चिंता न करें कि किसी भी समय हमारे साथ क्या होगा। एक ऐसा कारक होगा कि हमारी संपत्ति ज्यादा है जितना हम ट्रेड कर सकते हैं अभी। सो निश्चित रूप से यह प्रणाली सुरक्षित है सही सेटिंग्स पर, मैं दोहराता हूं, और यह मॉडल पारदर्शी भी है क्योंकि हम इसे सीधे यहीं अभी पुनः प्रसारित कर सकते हैं,
वास्तव में ऑनलाइन स्प्रेड हम सभी लेन देन प्रसारित कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि आय कहाँ से आती है और कंपनी की अखंडता कैसे बनती है ना। तो हम इस पूंजी का प्रबंधन कैसे करते हैं, कहें तो कोर में हमने और क्या अलग किया है। तो आ, हमने अभी 5 तत्व देखे हैं: आरबी कोर बॉट, आरबी कोर सिक्योरिटी, सर्वर, पूल और एरर। तो ये सभी एक अलग फोल्डर में रखे गए हैं। ये इसलिए है ताकि पार्टनर देख सकें कि संचार, एक्सचेंज और बॉट यहाँ और अब भी कैसे काम करते हैं। यानी यहाँ बॉट्स का संचार है, यहाँ एक्सचेंजों से अब भी और यही जवाब है जो दिखाया जाता है। हम उस सब पर क्लिक कर सकते हैं, हम उन विभिन्न अनुरोधों को देख सकते हैं जो हम भेजते हैं। ठीक है, ये सब स्पष्ट है, चुपस्ट मुंतस्त है। यानी जो समझते हैं, मैं यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जो कोट और क्वेरी लिखना जानते हैं वे इसे जांच सकते हैं। हमारे पास पुल्स भी हैं। ये वे पुल्स हैं जो अभी यहीं काम कर रहे हैं। हम क्लिक करके देख सकते हैं। जो समझते हैं वे जान पाएंगे कि हम कौन से अनुरोध भेजते हैं और कौन से वापस आते हैं। और अब सर्वर की बात करें, आप देख रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं वह लाल रंग में हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब है कि किसी समय कोई अनुरोध विफल हो गया। कारण या तो सर्वर हमारी तरफ से कहीं पर ध्यान में नहीं रखा गया या गलत कॉन्फ़िगर किया गया है, या फिर ये बस एक्सचेंज ही ऐसे भेज रहा है। और ऐसे पल हाँ अक्सर आते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी सौदे एक निश्चित जांच से नहीं गुजरते। यानी कुछ स्थितियों में ऑपरेटर को खुद ही हस्तक्षेप करना पड़ता है। या यदि सौदा बहुत बुरा है और पैसे का नुकसान हो सकता है तो बॉट इसे अपने आप करता है। लेकिन अगर सौदा हो सकता है, अगर जैसा कि हम देखते हैं पीले संकेत हैं, हाँ मतलब हम पीले रंग से दिखाते हैं, हाँ तो यह सिद्धांत रूप में 50-50 है। हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से ऑपरेटर इस सौदे की पुष्टि कर सकता है। आगे उम्मा मुख्य कोर के बारे में फिर से अनुरोध ये सब हम देख सकते हैं। तो जिन्हें दिलचस्पी है कि यह कैसे काम करता है, और गलतियों के बारे में, इसी तरह गलतियों के अनुरोध भी हैं जो हमारे पास आते हैं। यहाँ सब कुछ दिख रहा है। फिर से हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि कुल मिलाकर यह एक बहुत ही विशिष्ट विशेषज्ञता है। यह उन भागीदारों के लिए है जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कोड समझते हैं, और बाकी सभी भागीदारों के लिए फिर से इसका मूल ये है कि काम का वह तत्व जिसके द्वारा हम दिखा सकते हैं कि मध्यस्थता हमेशा मौजूद है। हम इसे सीधे अभी यहीं इसी क्षण देख सकते हैं। और वह वास्तव में 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 और 5 साल पहले भी था। हाँ, वह इतने बड़े पैमाने पर नहीं था क्योंकि इतने एक्सचेंज नहीं थे। इन एक्सचेंजों पर इतनी मात्रा में वॉल्यूम नहीं था। यानी क्योंकि बाजार विकसित हो रहे हैं, इसलिए क्रिप्टो करेंसी का पूंजीकरण हो रहा है। आर्बिट्राज करने वालों के लिए शायद यह सुनहरा समय है क्योंकि बाजार बहुत हैं और एक्सचेंजों पर पर्याप्त वॉल्यूम है जोखिम मुक्त आर्बिट्राज करने के लिए। और इस समय जो हम कर रहे हैं, हाँ हमारे पास फिर से कुछ निश्चित पूल काम कर रहे हैं जो एक एक्सचेंज पर 50,000 के निश्चित मूल्य से अधिक नहीं है। इसी से हम शांति से उन उन खास बातों से निपट लेते हैं जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कीमत की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित हैं। हाँ, और परिणाम स्वरूप खुद एक्सचेंज की वित्तीय निगरानी में नहीं आते। फिर से किस वजह से? इसलिए नहीं कि हम इतने शानदार हैं, बल्कि इसलिए कि हमने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिसके तहत हमारी सुरक्षा अच्छी तरह से काम करती है, और खुद आर्बिट्रेज बॉट भी अच्छी तरह से काम करते हैं, और हम सर्वर को एक्सचेंजों के पास रखते हैं। यानी हमारी प्रतिक्रिया बहुत तेज है। ये सब मिलकर मोटे तौर पर हमें ऐसे स्प्रेड्स पकड़ने और उन पर कमाने में मदद करता है। ये कोर की बात है। बहुत खूब, आपके बेहतरीन जवाब के लिए शुक्रिया। मेरा मानना है कि अब हम आपकी स्क्रीन पर चल रहे प्रदर्शन पर जा सकते हैं और सवाल यह है, क्या एक्सचेंजों पर व्यक्तिगत खातों को अंदर से देखना और आर्बिट्रेज लेन देन के आने जाने वाले हैश को सत्यापित करना संभव है?
हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तुरंत बताना चाहूँगा कि हम पुलों के निर्माण के लिए तीन एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, जो फिर किसी खास एक्सचेंज पर किसी खास क्रिप्टो करेंसी में जाते हैं, जिसकी आर्बिट्रेज के लिए सीधी ज़रूरत होती है। ये हैं बाइबिट, बाइनेंस और ओकेएक्स। अभी ज़्यादातर हम बाइबिट इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज दरअसल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और प्रबंधक जो हमारे खाते और हमारे पास मौजूद उप खातों को संभालते हैं, हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई, भले ही बहुत बड़े लेन देन होते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से वर्तमान में सभी मुख्य लेन देन इसी एक्सचेंज के माध्यम से होते हैं। आइए इसे तुरंत खोलें। या और इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि सभी दर्शक आश्वस्त हो जाएं हो कि आपके स्क्रीन प्रदर्शन की पारदर्शिता में सारा डेटा वास्तव में बाइबिट से ही आ रहा है। हम थोड़ी देर बैठे, इंतजार किया, देखा कि यूएसडी में दर कैसे बदली। मैं सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस समय ब्राउजर में कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन नहीं है। येवगेनी, क्या आप कृपया उस पहेली आइकन पर क्लिक कर सकते हैं जो आपके एक्सटेंशन में है, जहां आपका टोन कीपर है? हाँ, ये वाला है ना? हाँ, सुनिश्चित करें कि टोन कीपर के अलावा कोई संदिग्ध या अन्य एक्सटेंशन ना हो। और इसके बाद कृपया बाइबिट पर पेज रिफ्रेश करें, हो सके तो 2 बार। हम्म। तो एक, दो, चलो अब तीसरी बार इसे फिर से अपडेट करते हैं। मुझे लगता है कि ये काफी है। भविष्य में हम इसे जारी रखेंगे और अगली प्रदर्शनियों में भी ऐसा ही करेंगे। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हाँ, अभी हाल ही में हमने अपने मुख्य वॉलेट से एक निकासी की थी, जो कि $14,000 थी, और उसे बाइबिट एक्सचेंज पर भेजा था। और इस समय हमने आज नेटवर्क भी जोड़े हैं, यानी लोग तुरंत बीएनबी में टॉपअप का इस्तेमाल करने लगे हैं। नतीजतन बीएनबी में जल्द ही स्वचालित निपटान भी होगा। तदनुसार जो राशि जमा होगी वह बाद में किसी न किसी एक्सचेंज पर जाएगी, जहां पहले से ही एक निश्चित मात्रा है। यानी मैं तुरंत यह बताना चाहता हूं कि मैं आपको संक्षेप में बस 2 मिनट में बताता हूं कि असल में उन एक्सचेंजों पर जहां हमारे पास कुछ निश्चित मात्राएं हैं, हाँ, जो बची हुई हैं, हाँ, तो हम लेन देन करते हैं। अधूरा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी एक्सचेंज पर हमारे $22,000 हैं। सो एक्सचेंज के लिए हमें $28,000 यूएसडीटी में और डालने होंगे, मान लीजिए। और इसी के अनुसार इसी सार हम एक पूल बनाते हैं, जैसे बाइबिट पर, और इस राशि को सीधे उस एक्सचेंज पर भेजते हैं जहां अभी लेन देन हो रहा है। यदि मैं फिर से कहूंगा एक्सचेंज खाली है, जैसा कि हम इतिहास में देख सकते हैं, देखिए पिछली डील हुई थी, तो हम इतिहास देख सकते हैं। इस अकाउंट का इतिहास काफी लंबा है। संक्षेप में हम बस ये कर सकते हैं और हम देखते हैं कि कितनी जानकारी और कितनी रकम का लेन देन है। 50,000 तो ये तब होता है जब पूरा पूल और मिलान बनता है, जो छोटी छोटी रकमों में आते हैं। तो मान लीजिए हम 14,000 लेते हैं। मैं टोन कीपर खोलता हूँ। अभी मुझे नहीं पता, शायद हमें इसे ढूंढने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर संपत्ति इस वॉलेट से उस वॉलेट में आती है, और इस वॉलेट से मोटे तौर पर कहें तो संपत्ति निकाली जाती है। अब हम इस लेन देन को खोजने की कोशिश करेंगे। दुर्भाग्य से शायद ब्राउज़र ही तुम्हारा टोनकीपर वॉलेट एक्सटेंशन के रूप में नहीं दिखा रहा है, इसीलिए ये तुम्हारी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। चलो हम बाइबिट हिस्ट्री से ट्रांजैक्शन हैश पे जाते हैं और वहां से टॉन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य वॉलेट पर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं। तो ये $14,000 हैं। ये वो पता है जिस पर पैसे भेज जाते हैं। फिर से अब हम अ, विवरण और लेन देन हैश खोलते हैं। तो ये हमारा पता है, ये हमारे वॉलेट का पता है। फिर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें फंड आते हैं और जिससे ऑटो भुगतान निकलते हैं। इस पते को हम खोलकर हमारे वॉलेट से हुए सभी लेन देन देख सकते हैं।
यानी इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, असल में बहुत ज़्यादा। तो कुल मिलाकर फिर से ये जो पता है जो हम देख रहे हैं ये हमारा ही पता है। तो आप पैसे भेजते या पाते समय हमारे कई पार्टनर हैं और पता नहीं बदला। तो ऐसे में जिन पार्टनर ने पैसे जमा किए हैं वे जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने कब जमा किया था, है ना? क्योंकि सिर्फ मेमो बदलता है लेकिन पता वही रहता है और इसी पते से भुगतान भी होता है। और इस समय हमारे पास जमा, निकासी और ऐसी ही चीज़ें हैं, इसलिए इसे जांचना मुश्किल नहीं है। ये हमने मोटे तौर पर बायबिट एक्सचेंज से लिया है। तो चलिए और देखते हैं। मान लीजिए एक और पता खोलते हैं। अच्छा, फिर से इसे खोलते हैं। नहीं, ये वह पता नहीं, ये दूसरा लेन देन था। तो अब लेन देन ढूंढने होंगे। देखिए ये सब हमारे साथ काम करता है। खैर, यहाँ बहुत कुछ है, हमें सभी हैश पूरी तरह से खोलने और ट्रैक करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ एक्सचेंजों से हमें लेन देन प्राप्त होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से, निश्चित रूप से ये वॉलेट से आता है। क्योंकि फिर से जो शेष राशि हमारे पास एक्सचेंजों पर बची है उन्हें फिर से बाइबिट पर लाया जाता है ताकि एक निश्चित पूल बनाया जा सके, यदि ऐसा है। या अगर शेष काफी है तो वो शेष काफी है तो वह एक्सचेंज पर रहता है और उस पल का इंतजार करता है जब हम संपत्ति बढ़ाएंगे। यानी यह सब हैश लेन देन से ट्रैक होता है, क्योंकि हमारी प्रणाली मूल रूप से खुली है। ठीक है, मैं इसे समेटता हूँ। मेरा मानना है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए पामन। हमने अभी मुख्य बातें और जानकारी देख ली हैं। अब हम एक्सचेंजों के इतिहास पर चलते हैं। उदाहरण के लिए दो एक्सचेंज लेते हैं और उनके व्यक्तिगत खाते से उनका इतिहास देखते हैं। हाँ, वे मेरे पास खुले ही हैं, मैंने अभी लिया है। मैं अकाउंट में जाऊंगा, मैं उन्हें जल्दी से बदलूंगा। मैं हर एक्सचेंज को रिफ्रेश करता हूं ताकि यह समझ में आए कि जैसा तुमने कहा था कई बार, 2-3 बार, हाँ, ताकि हाँ चाय वे हाँ, कि हम देखेंगे कि एक्सटेंशन केवल फिर से टोन कीपर है। ये वही वॉलेट है जो वास्तव में कंपनी से जुड़ा हुआ है। आइए इसे यहाँ भी कुछ बार रिफ्रेश करें ताकि समझ में आए। ये एक बार ठीक है, चलिए इसे पुराने तरीके से 3 बार करते हैं। हम इसे दिखाते हैं और अकाउंट खोलते हैं। तो अब हम खुद पर्सनल अकाउंट के उदाहरण के जरिए देखेंगे। मैंने हिस्ट्री में कुछ खास ट्रांजैक्शन चुने हैं। हाँ, फिर से मुझे ज़्यादा दिलचस्पी थी ये देखने में कि जहां हमारी दो एक जैसी एक्सचेंज शामिल थीं, क्यों। अभी थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि जब हम किसी सौदे को आगे बढ़ाते हैं, असल में सौदे में 50 मिनट से लेकर 1 घंटा 10 मिनट तक का समय लगता है, लगभग थोड़ा कम या ज़्यादा एक्सचेंज के आधार पर। लेकिन चूंकि हमारे पास पूलों की संख्या फिर भी असल में वे 17 हैं। हाँ, तो कुछ पूल भी मौजूदा सौदों के साथ जुड़ जाते हैं जिनका वे इस्तेमाल करते हैं। तो असल में सामान्य तौर पर हम अभी ऐसी स्थिति देखेंगे कि जब एक मोटे तौर पर कहें तो आर्बिट्राज डील चल रही होती है, तो उसी समय एक और पूल उन्हीं एक्सचेंजों पर आता है जहां एक साथ दूसरा वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि दरें इसकी अनुमति देती हैं। तो ये एक सामान्य अभ्यास है और मूल रूप से प्रणाली ऐसे ही काम करती है। तो आइए उदाहरण के तौर पर कहानी लेते हैं और इन दो एक्सचेंजों को देखते हैं। अभी हमारे पास बाइबिट था, आगे ये मैक्स गेट, हमारे पास मैक्स गेट है और फिर से मैक्स और गेट ये रहा। आइए इस ट्रांजैक्शन 616 BB2 को देखें। आइए यहाँ आप देख रहे हैं ये फिर से पास पास हैं। सो और एक ही एक्सचेंज का उपयोग किया गया था क्योंकि स्प्रेड अच्छा था। हमने ये लेन देन दर्ज किया है, फिर हम मैक्स खोलते हैं और इस लेन देन को देखते हैं। यहाँ हम 50,000 देखते हैं और ये हैश ट्रांजैक्शन है।
आइए जांचें, आगे बढ़ें, बल्कि यह 616 है। हम इस पर गए, यानी हम पूरी हैश लेन देन देखते हैं और तदनुसार मैक्स खोलकर इस लेन देन पर जाते हैं और हम एक ही तरह का लेन देन भी देखते हैं। इसी के अनुसार हम इस स्थिति में ये पाते हैं कि लेन देन पूरी तरह से मेल खाते हैं जो असल में एक्सचेंजों पर होता है। तो हमने ये जमा देखा। खैर, कोई पूछ सकता है ये तो बस एक जमा है। हालांकि मैं दोहराऊंगा कि कई जमा और निकासी होने पर यदि एक्सचेंज पे कुछ नहीं हो रहा है तो एक्सचेंज खाते ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इसलिए कन्वर्जन सेक्शन में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं और हम यह भी देखते हैं, यानी हमारी वेबसाइट पर यह सब क्यों है। विभिन्न मात्राएं जब हम एक निश्चित मोलभाव करते हैं, यानी यह तदनुसार अलग होता है, हाँ, और इससे एक पूल बनता है। यहाँ इतिहास से हम देख सकते हैं कि कैसे यह या वह विनिमय होता है, यानी कितनी राशि जाती है, कितनी सोलो मात्रा और किस अवधि के लिए। यानी हम कुछ पन्ने खोल सकते हैं ताकि यह दिखाई दे। एक बार फिर मैं इसे कुछ बार अपडेट करूंगा ताकि लोग समझें कि यह कोई नकली नहीं है। जी हाँ। तो हम देखते हैं 3.5, 4, 900 और ये 16 की मात्रा जो हमें मिलती है, यानी कुल मिलाकर हम वह परिणाम पाते हैं जो हम चाहते हैं, हाँ, यहीं और अभी। क्यों? क्योंकि हम लगभग सभी एक्सचेंजों के वीआईपी ग्राहक हैं, क्योंकि हम बहुत सारे सौदे करते हैं। हाँ, तो हमारे पास स्वैप पर कमीशन होते हैं, या सौदेबाजी पर, या कोई और, या आर्बिट्रेज रणनीति पर निर्भर करता है, जैसे कि आर्बिट्रेज बॉट कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। इसी से मात्रा नियंत्रित होती है, लेकिन बहुत कम, इसीलिए वास्तव में हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो हमने अभी मैक्स के बारे में चर्चा की और अब हम एक बार फिर दूसरे लेन देन की पुष्टि कर लें। ये गेट का था, है ना? ये गेट पे हुई लेन देन है। आइए गेट खोलते हैं। ठीक है, ऐसी बात है। चलिए सख्त हम इसे तुरंत करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन है कि ये कैसे होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ भी स्वैप होते हैं, है ना? यानी खुद ट्रेडिंग हो रही है ताकि लोग समझ सकें ये सोलो की मात्रा और यूएसडीटी की मात्रा है। सो फिर से एसओएल घटा, यूएसडीटी बढ़ा, ये रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। ये असल में बहुत लंबा है, यानी हम वास्तव में ये काम कर रहे हैं। मैं पेज को कुछ बार रिफ्रेश करता हूं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि यहाँ सब कुछ वास्तविक है। आगे मैं डिपॉजिट जमा करता हूँ, डिपॉजिट ऑन चेन, और ये रही हमारी एक निश्चित हिस्ट्री। मतलब असल में आइए अब फिर से ढूंढते हैं, मैं बस रकम भूल गया। 406 और 3KSQ, यह रहा 406 नंबर। लगता है यही है, हाँ, 3KSQ मॉडल। चलिए अब इसे खोलते हैं। ये रही, हमने इसे खोल दिया है। हाँ, ऐसी ही कुछ बात है। और अब हम इसे यहाँ खोलते हैं। अरे, ये तो कॉपी हो गया। चलिए इसे ट्रांजिशन के साथ करते हैं। ये हमने खोला है और ये हम देख रहे हैं। शुरुआत, अंत। आप वीडियो रोककर खुद जांच लें और हम फिर से देखते हैं। वही, यहाँ ये आसान होगा, सब कुछ एक जैसा है। यानी असल में मैं यहाँ अभी उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूं कि दो एक्सचेंजों पर मोटे तौर पर कहें तो कैसे होता है स्वैप, एंट्री और एग्जिट, और उसी के अनुसार लाभ। चलिए लाभ पर क्लिक करते हैं। ये फिर से लाभ के रूप में हमारे वॉलेट में आता है। ये हमारा वॉलेट है जो हमने शुरुआत में दिखाया था, जिसमें हमने बाइबिट में पैसे डाले थे। ये रहा मुनाफा जो हमें मिला, और ये प्रोफाइल लेन देन के इतिहास से मेल खाती है, जहां आप बारीकी से देख सकते हैं कि ये उस संख्या से मेल खाती है जो आप देखते हैं। तो आइए संक्षेप में देखें कि अब भी हमारे पास क्या है।
मतलब हमने अभी एक्सचेंज पर इनपुट आउटपुट देखे हैं, और हमने खुद ट्रेडिंग देखी है कि कैसे यूएसडीटी का एसओएल में और एसओएल का यूएसडीटी में आदान प्रदान होता है। और फिर से मैं दोहराऊंगा कि अगर हम वापस जाएं, मोटे तौर पर कहें तो यहाँ हम समय में भी देख सकते हैं। देखिए 20, 50, 53, 15 और 53, यानी असल में इन 2 घंटों में हमारी 4 डील हुई। तो असल में हमने इन 2 एक्सचेंजों पर 2 घंटे में 4 पूल एक साथ इस्तेमाल किए, जो दर्शाता है कि पूलों की संख्या वास्तव में हमारे काम कर रहे घोषित पूलों से मेल खाती है। हमारे पास असल में एक निश्चित संख्या है ना। और जाहिर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, हम इसे व्यक्तिगत खातों में दिखाएंगे। यानी असल में हर पार्टनर के लिए मैं आरबीआई खोलता हूं, इसे थोड़ा छोटा करता हूं क्योंकि मैंने इसे जानबूझकर बड़ा किया था ताकि हमारे पार्टनर्स को बेहतर दिख सके। सो शायद यहाँ पूल बटन होगा। मैं अभी ही बता रहा हूँ कि इसे इस सेक्शन में जोड़ा जाएगा और सभी पूल दिखाए जाएंगे जैसा कि मैंने आपको मॉडल में दिखाया था। मैं इसे दोहराता हूँ। मान लीजिए अभी मैं इसे ढूंढता हूँ, ये रहे ये पूल कैबिनेट में दिखाए जाएंगे। ये दिखाया जाएगा कि वे कितना लाते हैं, कितनी आय देते हैं। कुल मिलाकर बेशक इतने बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन मुख्य कार्य प्रणाली होगी। और हर पार्टनर के पास एक निश्चित पूल भी लिखा जाएगा, हाँ, जिसमें वह अभी काम कर रहा है। यानी उसका नाम L00 जैसे 7वां पूल ट्रांजिशन के साथ होगा। और आप समझेंगे कि पूलों के डेटाबेस में यह पूल है, और चूंकि आप इसमें काम करते हैं तो आपको इस पूल के हैश लेन देन उपलब्ध होंगे। मान लीजिए कोई दूसरा पार्टनर 5वें पूल में आ गया तो उसे यह जानकारी उपलब्ध होगी। इस तरह से यह सब काम करेगा। क्या इसे टेलीग्राम के मिनी ऐप में लागू किया जाएगा? शायद नहीं। ये केवल वेब संस्करण पर होगा। क्यों? क्योंकि हम मिनी ऐप को सही से चलाने के लिए बोझ नहीं डालना चाहते, ताकि वह तेज चले और डेटा जल्दी लोड हो, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। तो मूल रूप से जो व्यक्ति अपने लिए कुछ जांचना या देखना चाहता है, वह हमेशा वेबसाइट के वेब संस्करण पर जाकर हैश लेन देन, कंपनी के लाभ और सौदों के एक्सचेंज की जांच कर सकता है। कुल मिलाकर सब कुछ खुला और सार्वजनिक है। शानदार जवाब। मुझे लगता है कि हमने इस पूरे प्रश्न को पूरी तरह से समझा है और इसका पूरा उत्तर दिया है। मैं इसे पक्का करने के लिए अभी बाइबिट, मेक्सी या गेट में से एक एक्सचेंज चुनना चाहूंगा, ताकि आप मुझे अपना पता भेजें और मैं स्क्रीन शेयर पर आपकी तरह ट्रांसफर करूं इस पते पर कोई भी राशि, और हम इस पते पर जमा दर्ज करेंगे ताकि पुष्टि हो सके कि सारा डेटा एक्सचेंज से आपके खाते में आता है। इसके अलावा तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि खाता सचमुच कंपनी या आपका है। हाँ, तुम एक एक्सचेंज पे काम करोगे या कहीं पर, तुम्हें जो ठीक लगे। कुछ के लिए ये और भी बेहतर होगा अगर हम एमएक्सी और गेट चुने। तो शायद तीनों के लिए ही, ताकि बहुत पूरा खूब। हो जाए। बहुत खूब। तीनों पर। इन्हें पूरी तरह हटा दो ताकि सब जाने ये हमारे हैं। मैं समझा क्यों हो रहा है। बहुत अच्छे। और जब तक ये सब चलता रहेगा तुम कुछ और करोगे, ये खोलिए, जो हमने पाया है उसे पक्का करोगे और हम इतिहास से इस अंतिम अनुवाद की जांच करेंगे। हम मैं डिपॉजिट खोल रहा हूँ, यूएसडीटी चुन रहा हूँ। तुम्हें पता भेजना है या? मुझे पता चाहिए ताकि मैं खुद स्क्रीन शेयरिंग पे ट्रांसफर कर सकूं। तो जूम में ये देखना दिलचस्प है कि ये कहाँ है और हमारी चैट कहाँ है। चैट तो दिख रही है, पर चैट में कैसे जाएं? हाँ, चैट में डालो। हाँ, पेस्ट करो पता। मैं तुम्हें तीनों से भेज दूं या? हाँ, तीनों से मैं अभी तीनों को तुम्हारी स्क्रीन पर फिक्स करूंगा, जिसके बाद अपनी डेमो शुरू कर अनुवाद करूंगा। हाँ, अभी मैं जूम को थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि डिपॉजिट थोड़ा परेशान कर रहा है। ऑन चेन डिपॉजिट खोलते हैं।
तुरंत ही चैट को हम खुला छोड़ देते हैं ताकि उसे बंद न करना पड़े। यूएसडीटी चुनते हैं, चुना गया। और टोन को मैं सहमत हूँ। ले लें, जस्ट कॉपी कर लें। हाँ, दिख रहा है यहाँ कोई मेमो नहीं है, इसलिए हम बिना मेमो के भेजते हैं। इंस्टॉल लो और भेजो। तो वाला बायबिट हमारा है, वो तो ये वाला मैक्सेज। तो हम बारी बारी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आखिरी वाला हमारा गेट है। फिर से हम टोन चुनते हैं। तो चलिए, ताकि वे ना दिखाएं, तो हमारे पास यहाँ एक अच्छा विशिष्ट बिंदु है। ठीक है, हमारे पास दो पते बिना मेमो के हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कई पार्टनर मेमो छोड़ देते हैं और फिर हमारा तकनीकी विभाग बहुत क्रिप्टो करेंसी डेटा रिकवरी में परेशानी होती है। इसलिए यदि आवश्यक हो तो मेमो बताना ना भूलें। तो असल में हमारे पास तीन पते हैं। पहला, मैं इसे फिर से खोलता हूं ताकि सब देख सकें। ये बायबिट है, ये उस पते पर है जहां से हम अपने टोन वॉलेट से एसेट ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पुल बनते हैं। यह पता है, हम इसे देख रहे हैं, आप देख लें। बढ़िया। मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग में कोई भी इसे रोक कर नोट कर पाएगा, क्योंकि अब वे देखेंगे कि मैं कहाँ अनुवाद कर रहा हूँ। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग अस्थायी रूप से बंद कर दें, ताकि रिकॉर्डिंग में वह मेरी वाली से न टकराए और मेरी वाली साफ और अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, ठीक है, अभी शुरू करते हैं। मैं प्रदर्शन रोक रहा हूँ। ठीक है, अब मैं प्रसारण पर हूँ। बहुत अच्छे। मैं डेमो शुरू कर रहा हूँ। बस एक सेकंड। अच्छा। सो ठीक से दिख रहा है? बहुत बढ़िया। तो हाँ, मस्त। हम बाइबिट पर ट्रांसफर से शुरू करते हैं। अगर मैंने सही नोट किया है, हम एड्रेस डेटा लेते हैं। चलो कोई दिलचस्प रकम तय करते हैं। चलो 666, मुझे नहीं पता। अच्छा, हम इस राशि की पुष्टि करते हैं। बहुत अच्छे, तैयार है। हमारी पहली राशि बाइबिट पर चली गई है। हमने इसे दर्ज कर लिया है। इसके बाद हम इस खाते के इतिहास में जाएंगे ताकि आपके साथ सभी लेन देन हैश की जांच और मिलान कर सकें उन सभी एक्सचेंजों के लिए जिन पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये ट्रांसफर हमारा मिक्स पर जा रहा है। हम फिर से वही शानदार राशि 666 दोहराएंगे। हम ट्रांसफर की पुष्टि करते हैं। बहुत अच्छे। अब हम गेट एक्सचेंज के साथ आगे बढ़ते हैं। गेट पर हमें मेमो आईडी की जरूरत है, इसे जरूर दर्ज करना होगा। ये रहा। और हम राशि भी दोहराते हैं, 666। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। बस एक बात है, हमें विशेष रूप से इसी अनुवाद की पुष्टि करनी होगी। अच्छा। तो शायद मैं इसे आखिरी बार फोन से करूं, ताकि हमें अभी कोई अतिरिक्त पासवर्ड दर्ज न करना पड़े। यहाँ किसी भी मामले में, खाते में, हम इसे स्थानांतरण इतिहास में और गेट पर भी देखेंगे। हाँ, अब पता हमारे पास है, हम जांच सकते हैं। रकम हमारे पास असल में उतनी ही है, 666, 666। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी इसी कमरे में कंप्यूटर पर हम सब खोलेंगे और देखेंगे ताकि आसानी हो। अच्छा। एक सेकंड, क्योंकि सब लोग वैसे भी अच्छी तरह समझते हैं। मैं निश्चित रूप से उपयोगकर्ता का पक्ष ले रहा हूं और मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन मेरे पहले दो पते विश्वसनीय थे और ये पता नहीं है, इसीलिए फोन से फेस आईडी का उपयोग करके ट्रांसफर करना काफी आसान होगा और मुझे कोई अतिरिक्त पासवर्ड आदि दर्ज नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है अब ये शायद 20 सेकंड और। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आने का इंतज़ार करते हैं। और असल में मैं और क्या बस। कहना चाहूँगा, हाँ, शानदार। मैं और क्या संक्षेप में बताना चाहूँगा, है ना। चलिए, जब तक हम इंतज़ार करेंगे, सीधे
एक सेकंड, ये मेरे 3 में से 2 पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब हम यहाँ पुष्टि कर सकते हैं कि गेट पर अंतिम ट्रांसफर भी पूरा हो गया है, जो मैंने अभी फोन से किया था। और बाकी 2 जो हमने स्क्रीन शेयरिंग पर किए थे। अब हम यहाँ लेन देन के हैश का इंतजार करेंगे। अभी मैं तुझे एवगेनी को बात सौंपता हूँ शो, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग बंद नहीं करेंगे ताकि कुछ भी काटा या हटाया ना जाए और ये पूरी तरह स्वाभाविक व लाइव हो। बढ़िया, ठीक है, लेकिन मुझे बाद में स्क्रीन शेयर करनी होगी। हाँ, मेरे तुरंत बाद में हम अपनी स्क्रीन पर इन ट्रांजैक्शन हैश को दिखाएंगे ताकि बाद में रिकॉर्डिंग में आप उन्हें उन लोगों से मिला सकें जो आप एक्सचेंज खातों में देखेंगे। सब बढ़िया है। तो इस वीडियो पर, हाँ, इस वीडियो के विश्लेषण और समीक्षा पर आइए निष्कर्ष निकालें, ठीक है। और जब तक हम इंतजार कर रहे हैं रकम का सीधा हस्तांतरण एक्सचेंज खातों में, ताकि हम पूरी तरह से पुष्टि कर सकें कि ये एक्सचेंज वास्तव में कंपनी के ही हैं। और स्वाभाविक रूप से हम उनके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, यानी पैसा कहीं से भी नहीं आता है, यानी यहाँ कोई हैश नहीं बदले जाते हैं, बल्कि घोषित एक्सचेंजों और उन एक्सचेंजों के साथ आधिकारिक काम होता है जो हमारे भागीदार हैं। तो जहाँ तक मध्यस्थता का सवाल है, यानी मध्यस्थता मॉडल का, मेरे विचार में ये मध्यस्थता रणनीति, विशेष रूप से समकालिक मध्यस्थता, बहुत सुविधाजनक है। क्योंकि पहले प्रकार में पहले मानदंड के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास कुछ छोटे जोखिम हैं जहां हम संपत्ति खो सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेज उसी क्षण किया जाता है, यानी एक ही समय में खरीदना और बेचना। तदनुसार दरों का एक निश्चित निर्धारण होता है। दूसरी बात, आज मैं ये महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि हमने मूल में देखा कि आर्बिट्राज हमेशा होता है और हमें किसी भी कोटेशन या आर्बिट्राज स्प्रेड के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि तुम फिर भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि हमें समझना चाहिए, बॉट समझता है, और बॉट इस तरह से सेट है कि वह समझता है कि इन एक्सचेंजों पर हमेशा आर्बिट्राज होता है। लेकिन तुम कौन सा आर्बिट्राज स्प्रेड पकड़ोगे, ये एक अलग सवाल है ना। लेकिन असल में मैं फिर कहूँगा ये हमेशा मौजूद रहता है। इसीलिए विश्लेषण के लिए विशाल डेटाबेस के साथ, खासकर उस कोर के रूप में जो हमने दिखाया था, इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करना मुश्किल नहीं है। और तीसरा बिंदु, ये मॉडल और ये व्यवसाय क्यों दिलचस्प है, क्योंकि यह विशेष क्षेत्र बहुत बड़े पैमाने पर लाभ देता है। यह दिशा पारदर्शी पारदर्शी मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, पारदर्शी आय देती है, जिससे कंपनी निवेशकों के साथ समझदारी और स्पष्टता से काम कर पाती है। हाँ, निवेशकों, भागीदारों के प्रति दायित्व निभाना और भागीदारों को बढ़ावा देना कंपनी के साथ काम में, है ना। यानी हमारे पास मार्केटिंग, पार्टनर मार्केटिंग के लिए पर्याप्त फंड है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए ये शायद एक बहुत बड़ी बाधा थी जब हम सभी के लिए उत्पाद लागू कर रहे थे। हाँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, जैसे हम पिछले सालों से काम कर रहे थे, बल्कि एक बड़े जनसमूह, एक बड़े समुदाय के लिए। मतलब क्योंकि आइए हम सच्चाई से मुंह न मोड़ें। मैं हमेशा सच बोलने का आदी हूँ। जब कोई नेटवर्क व्यवसाय होता है तो यह हमेशा लक्षित निवेशकों को डराता है, यह हमेशा उन मुख्य भागीदारों को डराता है जो निवेश के साथ काम करते हैं, क्योंकि सभी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का संबंध एक वित्तीय पिरामिड से है ना। आइए चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारें। लेकिन हमने इस उत्पाद में यह कदम क्यों उठाया, हमने यहाँ ये बीज क्यों देखा, हमें कुल मिलाकर इस व्यवसाय मॉडल में नेटवर्क कार्यक्रम लागू करने में क्यों डर नहीं लगा? बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास पक्की आय है, यानी हम असल में यह पैसा कमाते हैं। मैं दोहराना चाहूँगा, हमारे साथ काम करने वाले साझेदार जानते हैं कि 12 घंटे सीधे साझेदार के लिए काम होता है। सारा पैसा साझेदार को दिया जाता है और रात में कंपनी खुद काम करती है।
और 30 कोर में दोहराता हूं कि मार्केटिंग खुद ऐसी रणनीति पर बना है जहां सभी पार्टनर कुछ निश्चित रैंक हासिल नहीं कर पाते ताकि उन्हें तुरंत कुछ इनाम मिल सके। बेशक संपत्ति का कुछ हिस्सा कंपनी के पास रहता है, इतना ही नहीं हम यह संपत्ति कमाते हैं। दूसरी बात, हम इस संपत्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ाते हैं क्योंकि हम और हमारा पैसा दोनों यहाँ काम करते हैं, जिससे हम सभी पार्टनरशिप खर्चों को पूरी तरह कवर कर पाते हैं, है ना। और किसी भी तरह से पार्टनरशिप रिवॉर्ड्स आर्बिट्रेज वॉल्यूम को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी हमारी पार्टनरशिप प्रणाली इस तरह से डिजाइन की गई है ताकि वह किसी भी परिस्थिति में आर्बिट्रेज में काम करने वाले वॉल्यूम के साथ हस्तक्षेप न करे। जाहिर है हमने इसे खुद नहीं बल्कि एआई की मदद से बनाया है ना। तो मतलब हम एआई ने हमें बताया हाँ कि हमने बस पैरामीटर सेट किए कि हम कितना कमाते हैं, हमारी प्रणाली कैसे बनी है, और एआई ने हमें दिया कि इस तरह की सीमा में जो मैं अभी विश्लेषण कर सकता हूँ, आपके पास 21 स्तरों की गहराई होनी चाहिए और तदनुसार इस प्रकार का विपणन स्वाभाविक रूप से हमने बाद में इसकी दोबारा जांच की और इसे लागू किया। और अब 1 महीने के उत्पादक काम के बाद हमने देखा कि कुल मिलाकर सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने योजना बनाई थी। बस सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सीधे एआई द्वारा निर्धारित किया गया था और जैसा हमने खुद सत्यापित किया है। इसका मतलब है कि आर्बिट्रेशन पूल की मात्रा पर कोई दबाव या दावा बिल्कुल नहीं है। और हम समझते हैं कि हमने मार्केटिंग सिस्टम को आखिरकार सही तरीके से लागू किया है। और इसके अलावा निश्चित रूप से मध्यस्थता प्रणाली ने भी खुद को स्थिर और खैर शायद पहली प्राथमिकता स्थिरता है ना। जब आप पैसे नहीं खोते तो आप उन्हें कमा रहे होते हैं। और दूसरा बिंदु निश्चित रूप से वह लाभ है जो आर्बिट्रेज रणनीति कुल मिलाकर देती है। अपडेट और अतिरिक्त रणनीतियों के संबंध में हम अगली बार नई रणनीतियां जोड़ने पर ऐसे तकनीकी समीक्षाएं करेंगे। लेकिन सीएक्स एक्सचेंजों के साथ काम करने के बारे में मुझे लगता है हमने पर्याप्त दिखाया और बताया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह उन भागीदारों के लिए एक मुख्य वीडियो होगा जो हमारी कंपनी से जुड़ना और हमारे साथ कमाना चाहते हैं। आइए लेन देन पर वापस चलें। मुझे लगता है मैं अच्छा हाँ मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। हमें ट्रांजैक्शन हैश शायद 5 मिनट पहले ही मिल गए थे। मुझे तुम्हें बिल्कुल भी टोकना नहीं था, पर डेमो में मैं लोगों को यही ट्रांजैक्शन हैश दिखा रहा था। से आइए अब इन सभी ट्रांजैक्शन हैश को बंद करें और पेज रिफ्रेश करें। इतिहास से हम अपने पिछले 3 अनुवाद देखेंगे जिन्हें मैं शायद ऐसे ही चुनकर उजागर करूंगा ताकि लोग समझें कि किन के बात हो रही है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन हैश देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, दर्ज करते हैं, फिर यहाँ ट्रांजैक्शन हैश देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, दर्ज करते हैं, और फिर यहाँ ट्रांजैक्शन हैश देखते हैं। देखिए, आप रिकॉर्डिंग को अभी रोक सकते हैं। मैं इन ट्रांजैक्शन हैश को खास तौर पर याद रखूंगा। यहाँ एड्रेस बार में या यहीं से हम इसे नोट कर सकते हैं। इसी तरह हम इन हैश लेन देन को नोट करते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। ताकि अभी एवगेनिया के स्क्रीन पर हम देख सकें कि क्या ये लेन देन उसके एक्सचेंज खातों में आए हैं और उन पर जा सकें, ठीक वैसे ही जैसे हम अभी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी हैश ट्रांजैक्शन दर्ज हैं। मैं उन्हें यहाँ फिर से दिखाऊंगा ताकि वे मेरी स्क्रीन पर बाय बिट से साफ दिखें। बढ़िया, हमने उन्हें दर्ज कर लिया। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ। दोबारा हम कुछ नहीं काटेंगे। मैंने उसे रोका और अब उसे हमें फिर से देंगे येवगेनी। हाँ, चालू कर रहा हूँ। तो दिख रहा? अभी लॉट हो रहा है यार, ठीक दिख रहा है। एक एक करके जांचते हैं। पहला बाई बिट है। चलो बाय बिट। खैर हम असल में डिपॉजिट सेक्शन में हैं। यहाँ हम देखते हैं 666 विवरण। फिर से यहाँ हम देखते हैं
एक पल। आओ हम मिलकर दिखाएं कि ये वही अकाउंट है जो हमने शुरू में दिखाया था। हिस्ट्री में थोड़ा और नीचे करो ताकि हम देख सकें कि यह वाकई वही अकाउंट है, वही ट्रांजैक्शन है, सब कुछ वही है। और जब तक मैंने अपनी स्क्रीन नहीं दिखाई तुम किसी दूसरे बायबिट अकाउंट में नहीं गए, हम इसमें आश्वस्त हो सकते हैं। अब वह ट्रांजैक्शन हैश दिखाओ जो तुम्हें मुझसे मिला है। हाँ, तो ये रहा पता वही जो चैट में है। मुझे नहीं पता जब मैंने तुम्हें भेजा था चैट दिखा या नहीं। बाकी नहीं दिखा, पर तुम्हारे कॉपी किए पते दिख रहे थे। काफी है। तो ये रहा पता, ये रही हैश ट्रांजैक्शन, यानी फिर से इस पर जाने पर हम इसे देख सकते हैं। यह वह पता है जिससे भेजी गई थी और वह पता जिस पर यह राशि प्राप्त हुई थी। तो इसके अनुसार यह क्या दर्शाता है? फिर से यह 14,000 है। मुझे एक बार फिर से रिफ्रेश करने दें। फिर ये 14,000 हैं जो हमारे टोन कीपर वॉलेट से आए थे, हमने मिलाया था। और आखिरी लेन देन सीधे तुम्हारा है जो हमें मिला। बायबिट ने पुष्टि की, कोई शक नहीं। बाई बिट हो गया। अब MXC अपडेट करते हैं। यह MIXC 666 है। आइए हम इसमें विस्तार से जाते हैं। अब हम कुछ विज्ञापन हटाते हैं। हम ऐसा करेंगे, सभी देखें। यहाँ हम 666 देखते हैं। अब मैं थोड़ा जोन खिसकाऊंगा और हम हैश ट्रांजैक्शन देखते हैं और उस पर जाते हैं। अभी लोड हो रहा है। यहाँ हम यह लेन देन देख सकते हैं, हमारे वॉलेट का पता जो हमने बताया था और इस वॉलेट पर हमें मिली राशि। एक बार फिर शानदार। क्या मैं कुछ पूछूं? हाँ, हमने यहाँ से एक हैश दिखाया था जिसे यहीं प्रसारित किया था। आप वीडियो रिवाइंड करके 50,000 देख सकते हैं। ये वही थे जो हमें मिले थे। हाँ, ठीक है, कृपया आप कन्वर्जन पर इस खाते का कन्वर्जन इतिहास फिर से दिखाई। हाँ, चलो हम हिस्ट्री में जाते हैं। ये रहा दोस्त। फिर से हम बस डुप्लीकेट कर रहे हैं। अगली टैब पर चलते हैं। तो इस तरह से ठीक है। MEXC के बारे में, MEXC के साथ सब ठीक है, सबको मिल गया है। सो हमारे पास MXC भी खुला हुआ था। चलिए गेट चेक करते हैं, अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं 666 ये हमारी हैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ हम इस पर जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास TX ID है। ये हमारे पास 666 की टॉप अप राशि है। तो असल में हमने इतिहास के आधार पर आपके साथ एक लेन देन पर फिर से चर्चा की थी। यह 406,294 है जो हमारे खाते में हुई लेन देन से मेल खाता है। और इसी पते पर, मतलब इसी एक्सचेंज पर हमें अलेक्जेंडर का भेजा हुआ ट्रांजैक्शन मिला। तो असल में हम अंत में ये देखते हैं कि हम जितने भी एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं वे सब हमारे ही हैं। और एक बार फिर से कहने का मतलब है संपत्ति प्रबंधन, मेरे फंड। मैं इसे दोहराता हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, फिर से दबाएं और फिर से मैं आपको ये स्वैप दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि गतिविधि वास्तव में चल रही है। आप देखते हैं कि छोटी रकम से साझेदारी में कुछ बड़े भागीदारों के बावजूद भी ये छोटे वॉल्यूम हैं। आर्बिट्रेज रणनीति में ये एक्सचेंज के काम को बिल्कुल बाधित नहीं करते, यानी हम इन वॉल्यूम से कोई प्रभाव नहीं डालते। हाँ, वे बहुत हैं पर इससे हम सुरक्षित काम कर पाते हैं। तो अब हम सीधे वीडियो का सारांश करते हैं। हम व्यक्तिगत खाते में जाएंगे। मैं प्रदर्शन बंद कर देता हूं क्योंकि हमने मोटे तौर पर सब कुछ कवर कर लिया है। बस ये मेरा अंतिम शब्द है। क्या कहना चाहूंगा अलेक्जेंडर, इन मुद्दों पर काम करने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया ताकि हम अपने भागीदारों को दिखा सकें मध्यस्थता का वास्तविक काम, तकनीकी और मुख्य कोर दोनों पक्षों से।
यानी ये आर्बिट्रेज की अपनी समझ और उन एक्सचेंजों का है जिनसे हम संवाद करते हैं। हमने दिखाया कि हमने एक्सचेंजों पर क्या देखा, और ये भी कि लेन देन का हैश उन एक्सचेंजों से मेल खाता है जिनसे हम सीधे काम करते हैं। आगे हमने देखा कि हम एक स्वैप कैसे करते हैं, यानी असल में सौदेबाजी खुद किन हिस्सों में, और हम इसे व्यक्तिगत खातों में भी दिखाते हैं। राशियां हमेशा अलग क्यों होती हैं, यानी पूल कुछ हिस्सों में बंट जाता है क्योंकि हम अलग अलग दरों पर बेचते हैं, है ना। लेकिन कुल मिलाकर सौदेबाजी के बाद हमें एक निश्चित स्प्रेड मिलता है, यानी दोनों एक्सचेंजों पर आर्बिट्रेज स्प्रेड होता है। हमने ये देखा और वास्तव में हमने पुष्टि की कि एक्सचेंज सीधे कंपनी के हैं, तो हम इन एक्सचेंजों का प्रबंधन करते हैं। हमने जांच की कि वे भरने योग्य हैं, जांच की। मुझे लगता है कि जो भागीदार अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे वे वीडियो को रोककर हैश लेन देन से सत्यापित कर पाएंगे कि सब कुछ मेल खाता है। हमने ये क्यों किया, हम शायद यही सबसे अहम सवाल है। पर जैक, इसे किस उद्देश्य से योजनाबद्ध और परिकल्पित किया गया, ताकि भागीदारों को ये ना समझाया जा सके कि ऐसा मॉडल है। क्योंकि हमारे कई साथी खुद आर्बिट्रेज करते हैं और सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हमें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई साथी इसमें काम करते हैं और उन्होंने पहले भी मैन्युअल रूप से काम किया है। तो मान लीजिए हमने यह उन भागीदारों के लिए किया जो कम जानते हैं, हाँ, जिन्हें डैशबोर्ड की जानकारी कम लगती है। हालांकि डैशबोर्ड पर हम, जैसा हमने अभी समझा, सब कुछ दिखाते हैं। शायद इसी आखिरी पहलू की कमी थी, दिस्तचित विभिन्न एक्सचेंजों का खुलना और असल में दिखाना कि कैसे कोई सौदेबाजी होती है, कैसे मान लीजिए पुल इकट्ठा होते हैं, कैसे वे एक्सचेंजों पर भेजे जाते हैं, कैसे ये सब आपस में जुड़ा है और कैसे ये सब काम करता है। शायद यही वह कमी थी जो कुछ पार्टनर्स महसूस कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमने इस वीडियो में इस मॉडल को पूरी तरह समझा दिया है, और मैं उन सभी पार्टनर्स को जो ये वीडियो देखेंगे अच्छे मुनाफे की कामना करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये हम आपके लिए कर रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे यहाँ आने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि कुछ हद तक शायद कुछ खास पेचीदा सवाल पूछने में खुशी हुई, जो मुझे खुद भी मिलते हैं। और यहाँ इस जूम पर उन्हें स्पष्ट करना ताकि कोई भी सवाल बाकी ना रहे। मुझे यहाँ उपस्थित होकर खुशी हुई। आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद, और आप जहाँ कहीं भी हों, आपका समय शुभ हो। बस, सबको सबको शुभ हो। धन्यवाद।